ये है माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 6:15 पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी पेरिस फ्रांस के लिए। हमारी फ़्लाइट माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके फ्रांस की राजधानी पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर जा रही है। हम आ गए हैं चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पेरिस फ्रांस। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट में टोटल 3 टर्मिनल्स हैं और लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स एवरी ईयर यहाँ से फ्लाई करते हैं। इस एयरपोर्ट के ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी बनी है द टर्मिनल मैन, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। हम डायरेक्टली एयरपोर्ट से मेट्रो लेके सिटी के अंदर जा सकते हैं। मैंने मेट्रो की टिकट ले ली है और अब मैं मेट्रो में एंटर करने जा रहा हूँ। अभी मैं पेरिस सिटी सेंटर में एंटर हो गया हूँ। मेट्रो से बाहर निकलते ही सबसे पहली शॉप देखी गणेशा कॉफ़ी शॉप। बहुत अच्छा लगता है जब हम विदेशों में अपनी इंडियन शॉप देखते हैं और इंडियन लोगों से मिलते हैं। इस जगह का नाम है गेयर डू नॉर्ड। पहली शॉप माला, और ये कुछ मलयाली या तमिल में लिखा हुआ है, मतलब ये साउथ इंडियन की शॉप है। उसके बाद ये सेकंड शॉप विष्णु कैफ़े, ये भी कुछ तमिल या मलयाली में लिखा है, ये भी इंडियन शॉप है। अच्छा है, 3 शॉप देख ली इंडियन अभी मेट्रो से बाहर निकलते ही। इंडियन फैशन, आराधना, ये भी कोई इंडियन शॉप है, और साथ में उसके बगल में न्यू पॉन्डिचेरी, ये भी इंडियन शॉप है। वाह, काफ़ी सारी इंडियन शॉप है यहाँ पे तो। प्लेट्स टी ममन्स, ये भी इंडियन शॉप है, इसमें भी कुछ मलयाली या तमिल में लिखा हुआ है। इसके बाद अखिल राजानाथ साड़ी, इसमें तो कृष्ण भगवान के बचपन की फ़ोटो भी है, ये भी इंडियन शॉप है। इसके बाद जनूना फैशन, मेरे ख्याल से ये इंडियन शॉप ही होगी, कपड़े देख के लग रहा है। इसके बाद गणेशा स्वीट्स, ये भी इंडियन शॉप है। इसके बाद बाला विनायगर कैश एंड कैरी, इसमें गणेश जी की फ़ोटो है, ये भी इंडियन शॉप है। उसके बाद शमीना सुपरमार्केट, इसका पता नहीं, ये शायद किसी पाकिस्तानी की शॉप हो सकती है। बॉलीवुड हिंदी डीवीडी, अरे वाह, कितनी सारी इंडियन शॉप्स हैं यहाँ पे। बाबी बाज़ार, एशियन ज्वेलरी, ये बार्बर शॉप, ये भी किसी साउथ इंडियन की शॉप है। उसके बाद कृष्णा स्वीट्स, न्यू इंडिया, ये भी कोई क्लोथ्स की शॉप है। इसके आगे साई कैश एंड कैरी,
कैश एंड कैरी नाम पहले भी आया था, मतलब यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप को कैश एंड कैरी कहते हैं शायद। अफ़गान मोबाइल एंड ट्रैवल, तो यहाँ किसी अफ़गानी की दुकान है ये। फिर है ओशियन इंडियन, इसमें इंडियन की स्पेलिंग गलत है। काफ़ी सारी इंडियन शॉप्स है, ये इलाका पूरा इंडियन लोगों ने खरीद रखा है क्या। ये सामने इंडियन सिल्क पैलेस, ये भी इंडियन शॉप है। ये औरत कोई पर्चे बांट रही है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है पर्चे में। इसमें तो कुछ तमिल या मलयाली में लिखा हुआ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लगता है ये इलाका पूरा साउथ इंडियंस का ही है। फिर से ये इंडियन शॉप्स शुरू हो गई। ये पूरा साउथ इंडियंस का ही एरिया है शायद। एशियन साड़ी सेंटर, इंडियन म्यूज़िक सेंटर। ये माला, लोटा, बिंदियाँ सब कुछ है पूजा करने के लिए, और कोई फ्रेंच लड़की भी खड़ी है शॉपिंग के लिए। मोहन ज्वेलरीज, मोहन ज्वेलरी की शॉप है। उसके बाद राजू ज्वेलरी, राजू की ज्वेलरी की शॉप है। और यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति है, ये बहुत प्यारी मूर्ति है। इधर सारी की सारी शॉप इंडियंस की है। मोहन ज्वेलरी की फिर से शॉप आ गई। इस लाइन में जितनी भी शॉप मैंने देखी, सिर्फ एक अफ़गानी की शॉप देखी अब तक, मोबाइल की शॉप थी उसकी, बाकी सारी इंडियन शॉप्स हैं। फिर से आ गई एक न्यू करण, करण कॉफ़ियर। तिरुपति, पेरिस। लिटिल इंडिया। इंडियन डिज़ाइंस। मुझे लगता है कि ये रोड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी इंडियंस की।
शॉप्स का एंड आ गया है। आगे शॉप्स बनाने की जगह नहीं है, अगर आगे भी जगह होती तो ये भी इंडियन की शॉप होती पक्का। मैं आगे देख के आता हूँ आगे क्या क्या है। भाई आगे भी सब इंडियन शॉप्स ही है, देख लिया मैंने। अब इतनी सारी इंडियन शॉप्स देख देख के मुझे भी भूख लगने लगी है। अब देखते हैं एक गणेशा स्वीट्स की शॉप पे समोसे मिलते हैं क्या। ये मिल गए 2 समोसे जो कि 3 यूरो में मिले हैं लाल चटनी के साथ। अभी आईफिल टावर जाने के लिए मैंने टैक्सी बुक की है जो कि 5 मिनट में आने वाली है लोकेशन पर। आईफिल टावर के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आईफिल टावर एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस चीज़ है। पूरी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अब मैं आपको चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट की उस घटना के बारे में बताता हूँ जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये बात है 1946 की। 1946 में ईरान में एक शहर का नाम है मस्जिद सुलेमान। वहाँ पे जन्म होता है मेहरान करीमी का। इनके पिता डॉक्टर थे और इनकी माँ नर्स थी। इनके पिता जो थे वो ईरानियन ही थे, लेकिन माँ स्कॉटलैंड की थी। मेहरान करीमी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई ईरान से कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन के लिए वो इंग्लैंड चले जाएं। तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं। 3 साल का उनका कोर्स होता है। ग्रेजुएशन करके जब वो ईरान में वापस आए तो ईरान में उस वक्त एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़। ईरान में शाही ख़ानदान का राज हुआ करता था पूरे कंट्री पे, लेकिन उसको ईरान के कुछ लोग गैर इस्लामिक मानते थे। तो उन्होंने इस्लामिक क्रांति के तहत उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि शाही ख़ानदान ने जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उन सबसे देश की नागरिकता छीन ली और उनको ईरान से बाहर भगा दिया। और बदकिस्मती से मेहरान करीमी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो ईरान की गवर्नमेंट ने उनसे भी उनकी नागरिकता छीन ली और उनको भी देश के बाहर निकाल दिया। इसके बाद जिन लोगों को ईरान के बाहर निकाल दिया गया था वो ईरान के बाहर बॉर्डर एरियाज़ पर रहते थे और अलग अलग कंट्रीज़ में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते थे। फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी उनकी हेल्प की और अलग अलग देशों को जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को बोला कि आप कुछ रिफ्यूजी स्टेटस दो इन लोगों को, अपने देश में बसाओ। पर कोई भी कंट्री आसानी से मुस्लिम्स को अपने देश में बसाना नहीं चाहता था। मेहरान करीमी की कुछ जान पहचान थी हाई कमिश्नर ऑफ बेल्जियम के साथ जो ईरान में पोस्टेड थे। उसने उनसे रिक्वेस्ट करी तो हाई कमिश्नर ऑफ बेल्जियम ने उनकी एप्लीकेशन बेल्जियम गवर्नमेंट को दी और इस सिफारिश की वजह से बेल्जियम गवर्नमेंट ने उनको मतलब मेहरान करीमी को रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया। अब उस रेफ्यूजी स्टेटस पे मेहरान करीमी पूरे यूरोप में कहीं पे भी आ जा सकते थे।
रेफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद मेहरान करीमी फ़्रांस के पेरिस शहर में पहुंचते हैं, जहां मैं हूं इस वक्त। तो उनकी फ़्लाइट थी 26 अगस्त 1988 को फ़्रांस के पेरिस शहर के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट तक। अब मेहरान करीमी चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और इमिग्रेशन की लाइन में लगे होते हैं, तब उनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। उनका ब्रीफकेस जो उनके पास होता है वो चोरी हो जाता है। जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं और वो उनसे पासपोर्ट और वीज़ा मांगता है, तो वो उनको बताते हैं कि मेरा पासपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि मेरे को अपने कंट्री ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है बेल्जियम का, लेकिन वो मेरे ब्रीफकेस के अंदर था और वो ब्रीफकेस चोरी हो गया है। ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनसे कहा कि हम इस तरह से बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी को भी हमारे कंट्री के अंदर घुसना अलाउ नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन्होंने एंट्री डिनाई कर दी और मेहरान करीमी को अगली फ़्लाइट से वापस से पेरिस एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। अब ब्रिटिश के इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेहरान करीमी को हीथ्रो एयरपोर्ट से चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट की फ़्लाइट में बिठा देते हैं और इन्हें वापस पेरिस भेज देते हैं। जब मेहरान करीमी पेरिस पहुंचते हैं और वहां फिर पेरिस इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी कहानी बताते हैं कि इस तरह से मेरा ब्रीफकेस चोरी हो गया है। अब पेरिस इमिग्रेशन ऑफिसर्स देखते हैं कि इस आदमी के पास ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है, ना कोई अदर डॉक्यूमेंट है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। तो इस वजह से पुलिस ऑफिसर्स, एयरपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और मेहरान करीमी को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस कस्टडी में मेहरान करीमी के साथ बहुत सारी पूछताछ की जाती है। लगभग 2-3 घंटे की पूछताछ के बाद और एयरपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद पता चलता है कि मेहरान करीमी ने लीगल तरीके से ही एंट्री की थी पेरिस एयरपोर्ट पर, और उन्होंने बोर्डिंग पास कलेक्ट किया था अपना लंदन एयरपोर्ट जाने के लिए लीगल तौर पे। इस वजह से उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अब उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए, तो उनको पेरिस एयरपोर्ट के बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट पुलिस ने बेल्जियम की जो हाई कमीशन थी वहाँ पे कॉल करके उनसे बातचीत की कि इस मेहरान करीमी नाम का एक पर्सन है, उसका रेफ्यूजी स्टेटस है, वो हमें चाहिए। लेकिन बेल्जियम अथॉरिटी का एक रूल था कि जिस पर्सन को भी अपना रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए वो इन पर्सन हमारे पास आके लेके जाएगा, हम बाई पोस्ट किसी को भी नहीं भेजेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फ़्रांस की गवर्नमेंट बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी रेफ्यूजी स्टेटस के किसी को भी एयरपोर्ट के बाहर निकलने देगी नहीं, और अगर वो बंदा एयरपोर्ट के बाहर निकलेगा नहीं तो मेहरान करीमी जो है अपना रेफ्यूजी स्टेटस बेल्जियम से लाएगा कैसे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे केसेस में नॉर्मली होता है कि पर्सन जिस कंट्री का नागरिक होता है उसको उस कंट्री के प्लेन में बिठा के भेज दिया जाता है और वो अपना वीज़ा सब कुछ अपने जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ से अप्लाई करता है। लेकिन मेहरान करीमी को तो ईरान का पासपोर्ट भी उनसे छीन लिया गया था, नागरिकता भी छीन ली गई थी। अब तो वो ईरान के नागरिक भी नहीं थे, तो अब दुनिया में कोई भी देश नहीं था उनका खुद का, किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं था उनके पास। अब एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ ने सब ने मिल के बातचीत की तो उन्होंने देखा कि ये पर्सन जो है पेरिस के एयरपोर्ट पे लीगल तरीके से एंटर हुआ है, तो हम इसको जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन हम इसको पेरिस सिटी में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके पास कोई कागजात नहीं है, और हम इसे किसी भी और देश में नहीं भेज सकते क्योंकि ये बंदा किसी भी देश का नागरिक नहीं है, इसका खुद का कोई देश ही नहीं है। तो लास्ट में ये डिसाइड होता है कि एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगी बेल्जियम अथॉरिटी से बात करने की, और जब तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक जो है मेहरान करीमी को एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होगा, वो एयरपोर्ट के बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो उसको पकड़ा था पुलिस वालों ने चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे, और उसको वहीं डिपार्चर लाउंज में ही कह दिया गया कि अब आप यहीं रहेंगे, आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते।
अब चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट मेहरान करीमी का घर बन जाता है। वो वहीं पे बेंच पर सोते हैं, एयरपोर्ट वहीं पे उनको खाना प्रोवाइड कर देता है, एयरपोर्ट के ही वॉशरूम को वो यूज़ करते हैं। तो वो उनका एक तरीके से घर बन जाता है और इसी तरीके से धीरे धीरे 4 साल गुजर जाते हैं। अब आता है ईयर 1992। एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू ये बात फ्रेंच गवर्नमेंट तक जाती है, फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू ये ह्यूमन राइट्स के पास जाती है, ह्यूमन राइट में जो एक फ्रेंच लॉयर होते हैं उन तक ये खबर जाती है। फिर वो परमिशन लेके चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे आते हैं मेहरान करीमी से मिलने के लिए और कहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूंगा। अब ये केस फ्रांस की कोर्ट में चलता है और ह्यूमन राइट्स के लॉयर जो होते हैं वो कोर्ट में ये केस लड़ते हैं मेहरान करीमी के लिए। कोर्ट में ये केस चलता रहता है बट इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आता। एंड में जज साहब यही बोलते हैं कि ये पर्सन जो है लीगल तरीके से एंटर तो हुआ है लेकिन इसके पास कोई भी दस्तावेज़ नहीं है पेरिस शहर में जाने के लिए। आखिर में फ्रांस का कोर्ट ये फ़ैसला सुनाता है कि मेहरान करीमी जो है पेरिस के एयरपोर्ट में लीगल तरीके से एंटर हुआ था, इसलिए कोई भी इसको वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए पेरिस सिटी के अंदर घुसने की इसको परमिशन नहीं है। तो इस फ़ैसले से कोई भी ख़ास प्रोग्रेस नहीं होती और मेहरान करीमी जिस स्टेटस पे था वैसे ही रहता है, उसे एयरपोर्ट पर ही सोना पड़ता है। मेहरान करीमी एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया था फ्रांस में। जब भी कोई एयरपोर्ट से होके कहीं भी जाता था या वहाँ से आता था तो वो मेहरान करीमी को ढूंढता था एयरपोर्ट पे कि वो पर्सन कहाँ है जो एयरपोर्ट पर ही रहता है, और लोग उसके साथ में बैठना बातें करना पसंद करते थे। कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचवाते थे उसके साथ अपनी। उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी एयरपोर्ट पर ही गुजार दी। लगभग 18 साल तक वो उसी टर्मिनल 1 चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर रहे, पर उनको एयरपोर्ट के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 18 साल एयरपोर्ट पर रहने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको एयरपोर्ट के पास के एक होटल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको बाहर कहीं जाने की परमिशन नहीं थी। वो बस होटल के रूम में रह सकते थे। इसी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस एयरपोर्ट पर और होटल के रूम में निकाल दी और उनकी मौत हो गई। ये कहानी थी द टर्मिनल मैन की, जिसके ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है।